हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो इंटरनल ऑडिटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि मोस्टली इंटरनल ऑडिटर्स को नहीं पता है कि माइनर एनसीज में हम कौन सी एनसी रखें और मेजर एनसीज में हम कौन सी एनसी रखें और पार्शियल में कौन सी एनसी रखें। एक्चुअली 2 रिपोर्ट्स मैंने देखी, 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से थी, ऑलमोस्ट सेम, उनकी एनसीज भी सेम। तो इससे पता चल रहा था कि कितना कॉपी पेस्ट हुआ है। तो देखिए, अगर आपने एक्चुअल में इंटरनल ऑडिटिंग सीखनी है तो आप खुद से रिपोर्ट बनाएं। ठीक है, मेरा ये नहीं है कि मैं ये बोलूँगी कि आप कॉपी पेस्ट कीजिए, बट मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने एक्चुअल में सीखना है कि सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, दैट इज़ वेरी बिग टर्म है ना। तो अगर आपने एक्चुअल में सीखना है तो इसको एक्चुअल में कीजिए। तो उसी के लिए मैं आपको बताने लगी हूँ कि मेजर और माइनर एनसीज में आपने किसको रखना है, क्योंकि वो रिपोर्ट देखी मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी कि ये तो ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब भी आप राउंड्स करेंगे स्पेशली इंटरनल ऑडिटिंग के लिए, तो आपने कौन सी एनसी किस लेवल में रखनी है। ठीक है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटिंग पे ही आपका जो एक्रेडिटेशन सिस्टम बेस्ड होता है, जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल के ओनर्स हैं, आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में इंटरनल ऑडिटिंग कीजिए, तो उनका भरोसा जीतिए, उनको एक्चुअल में वो चीज़ प्रोवाइड कीजिए कि एनसीज कितनी आई हैं और कितनी मेजर हैं, कितनी माइनर है, कितनी पार्शियल एनसीज हैं। ठीक है, क्योंकि आगे उन्होंने एक्रेडिटेशन के लिए जाना होता है। तो चलिए आज हम ये सीखते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में ये जो एनसी रिपोर्ट वाली वीडियो थी, मैंने उसमें बताया था कि एनसी क्या होती है, बट जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ कि अगर आप अपने NABH के स्टैंडर्ड से या NABL के क्लॉजेस से शिफ्ट हो जाते हैं, डिविएट कर जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं, तो वो नॉन कन्फॉर्मिटी में चेंज हो जाती है। ठीक है, नॉन कन्फॉर्मिटी 3 टाइप्स की होती हैं। जिन्होंने असेसर्स की रिपोर्ट देखी होगी उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि 3 उसमें डिवाइड किया जाता है। मेजर एनसीज होती हैं, माइनर एनसीज होती हैं और पार्शियल एनसीज होती हैं। ठीक है, पार्शियल एनसीज पे मैं बाद में आऊँगी। सबसे पहले जो मैंने रिपोर्ट में देखा था मैं उसके बारे में बात करती हूँ, दैट इज़ मेजर और माइनर एनसीज। ठीक है, तो मेजर और माइनर एनसीज को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, राउंड करते हैं, राउंड में हमने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कितनी मेजर एनसीज आई हैं, कितनी माइनर एनसीज आई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कॉपी पेस्ट चलो जी डन एवरीथिंग इज़ ओके, आपको पेमेंट मिलती है इसकी, तो उस चीज़ की कदर कीजिए। ठीक है, तो मेजर और माइनर एनसीज के आप लेवल को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आप उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ करेक्टिव एक्शन आप उस पर ले रहे हैं। ठीक है, इन्हीं पे डिपेंड कर जाता है कि मेजर एनसीज क्या है और माइनर एनसीज क्या है। मैं आगे आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊँगी। तो अभी मैं माइनर पे स्टिक करती हूँ। माइनर एनसीज ऐसी एनसीज होती हैं, ध्यान से सुनिए, जिनमें करेक्टिव एक्शन कम से कम लेना पड़े। ठीक है, आपकी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट या क्वालिटी कंट्रोल या आपके बिजनेस में कोई अफेक्ट ना डाले, ऐसी एनसीज जो हैं वो माइनर एनसीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसमें एग्जांपल देती हूँ कि आपका ट्रेनिंग रिकॉर्ड, लेट्स सपोज उसमें से एक पेपर मिस हो गया, एक ट्रेनिंग शीट मिस हो गई आपकी। ठीक है, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, वो आपको मिल जाएगी और नेक्स्ट टाइम आप उसका ध्यान रखेंगे कि हमारी मिस हुई थी, इस बारी रिकॉर्ड में से कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, या सेकेंड चीज़ मैं आपको इक्विपमेंट्स में बताती हूँ कि आपका इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन सभी की हो रखी है। ठीक है, बट एक इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बट उसकी कैलिब्रेशन हो चुकी है, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज माइनर एनसी। एवरीथिंग इज ओके, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप सर्टिफिकेट मंगवा लेंगे। ठीक है, तो ये माइनर एनसी में कंसिडर की जाएगी। जो थर्ड मैं आपको एग्जांपल देती हूँ वो है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट हैं, आपकी SOPs, आपके प्रोसीजर्स, आपके क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स, ठीक है, अगर आपके सारे अप टू डेट हैं,
बट उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ी जिसमें आपकी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, उनके ऑपरेशंस, उनके प्रोसीजर्स में कोई डेविएशन ना आए, तो वो माइनर एनसी कंसिडर की जाएगी। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था टारगेट डेट्स लेके चलनी है किसी भी एनसी की, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके लिए आपको 1 और 2 डे लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे ऑल्ट्रेशन में। तो ये माइनर एनसी है क्योंकि आपके प्रोसेस में कोई भी इफेक्ट या कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेजर एनसीज पे। ये आपकी हॉस्पिटल की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आपकी हॉस्पिटल की ऑपरेशंस, आपकी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, आपके बिजनेस, सभी को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनसीज जो कि आपके स्टैंडर्ड की बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, या आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा ही नहीं किया है, तो वो मेजर एनसी कंसिडर की जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ इक्विपमेंट्स का। इक्विपमेंट की कैलिब्रेशंस में बहुत ज़्यादा डिले कर देना, ठीक है, उनकी एएमसीज में काफ़ी, उनकी मेंटेनेंस में काफ़ी डिले कर देना, वो बहुत बड़ी एनसी बन सकती है। अब ये एनसी कैसे बनेगी वो मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा आपके बायोमेडिकल इंजीनियर ने कि कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है, साल के बाद ही करवा लेंगे या 1.5 साल होने के बाद करवा लेंगे, ठीक है, और बीच में कोई भी आपके इक्विपमेंट को प्रॉब्लम नहीं आई, ऑल ऑफ सडन आपके इक्विपमेंट में अर्थिंग की प्रॉब्लम आ जाए या किसी पेशेंट को या किसी स्टाफ को करंट लग जाए, तो बहुत बड़ा सेंटिनल इवेंट बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी मेजर एनसी में गिनी जाएगी। इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक शॉक सेंटिनल इवेंट है, वो आपके ऑपरेशंस को, मैनेजमेंट को ध्यान में रखिए। ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, क्योंकि इससे आपको इजीली समझ आएगा, मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपकी पूरी मैनेजमेंट में, पूरी क्वालिटी कंट्रोल में इफेक्ट डाल सकते हैं अगर आप छोटी सी नेग्लिजेंसी करते हैं इक्विपमेंट्स को लेके, राइट। सेकेंड चीज़ जो है अनऑथराइज्ड परचेज, जो आपके एक्चुअल में वेंडर्स हैं उनसे आपने सामान नहीं लिया, बट आपने देखा कि कोई देख तो रहा नहीं, कोई ऑडिटिंग तो हो नहीं रही है, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, किसी से भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर ऑडिटिंग हो जाती है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको भी पता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ना करें, ये मेजर एनसीज में आएंगी। और जब एक्चुअल में आपकी असेसमेंट होती है तो ये बहुत बारीकी से चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ना करें, आपकी मेजर एनसीज बन जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि माइनर एनसीज को आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि इसमें करेक्टिव एक्शन की सीरीज़ के स्टेप्स जो हैं वो कम लगेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइनर एनसीज को आप इग्नोर कर दें, ठीक है। माइनर और मेजर एनसी जब भी रिपोर्ट होती है, जब भी आपको रिपोर्ट मिलती है, मेजर और माइनर एनसीज आप देखते हैं, इमीडिएटली आप उसको क्लोज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि माइनर एनसीज बढ़ते बढ़ते मेजर एनसीज बन जाती हैं अगर उनके करेक्टिव एक्शन पे आपने ज़्यादा जोर ना दिया हो तो, ठीक है। हम सोचते कोई बात नहीं, माइनर एनसीज है, चलेगा, बट उसके बाद क्या होता है, आप एक बार करेक्टिव एक्शन लेते हैं, आपको लगता है कि ठीक है, माइनर एनसीज के लिए इतना करेक्टिव एक्शन ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, ठीक है, बट वो चीज़ दोबारा रिपीट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मैं ट्रेनिंग रिकॉर्ड की बात करूँ तो इसमें नेग्लिजेंसी ऑफ स्टाफ, ठीक है, स्टाफ की नेग्लिजेंसी के कारण अगर आप स्टाफ को बोलते हैं कि हमारा ट्रेनिंग रिकॉर्ड मिस हो चुका है, आप इस पे ध्यान दीजिए, एक बार स्टाफ कहते हैं कि चलो ठीक है, हमारे मैनेजर ने बोला है तो हम उसको कर देते हैं, सेकेंड टाइम बोलते हैं कि इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है माइनर पे, तो कोई बात नहीं, रहने दो, तो सेकेंड टाइम ये बढ़ते बढ़ते मेजर एनसीज में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पे ज़्यादा जोर दीजिए, जब भी आपकी एनसीज आती हैं तो उसको फटाफट से क्लोज करने की कोशिश कीजिए और मेजर और माइनर एनसीज को डिफ्रेंशिएट कीजिए और अपने डायरेक्टर्स को एक्चुअल में डेटा प्रोवाइड कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके आगे एक्रेडिटेशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्शियल एनसीज की। तो पार्शियल एनसीज ऐसी एनसीज होती हैं जो आपकी 50% रिक्वायरमेंट जो है वो फिल कर चुकी होती है, स्टैंडर्ड्स की 50% नहीं की होती हैं। लेट्स सपोज आपके हॉस्पिटल के 5 फ्लोर्स हैं, 10 फ्लोर्स हैं, मान के चलो 10 फ्लोर है आपके हॉस्पिटल के, ठीक है, उसमें से 7 फ्लोर में आपके पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिस्प्ले हो रखा है, ठीक है, बाकी 3 फ्लोर पे नहीं है, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज पार्शियल एनसी, ठीक है। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, लिस्ट ऑफ आउटसोर्स टेस्ट। आपके पास एक रजिस्टर में लिखा हुआ है बट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं है, ठीक है, चाहे आप बुलेटिन बोर्ड पे लगा दीजिए या फिर लिस्ट जो है, लिस्ट है आपके पास बट आपने किसी रजिस्टर में दबा के रखी हुई है, आपने कहीं डिस्प्ले नहीं किया है, तो वो पार्शियल एनसी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही मेजर एनसी, माइनर एनसीज और पार्शियल एनसीज की।
अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे जब आपने ऑडिटिंग के लिए जाना है तो, ठीक है। और सेकंड थिंग, मैंने आपको इसके एग्जांपल्स भी बताए, बहुत लिमिटेड थे। अभी आपको मैं एग्जांपल्स बताने लगी हूँ मेजर और माइनर एनसीज की, क्योंकि पार्शियल जो है वो बहुत कम आती है और आपको पता है कि इनके स्टैंडर्ड्स में क्या है, तो आप इजीली वो पार्शियल जो है वो निकाल लेते हैं, वो आप एनसी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम कहाँ आती है आपकी मेजर और माइनर एनसी में, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स मैं आपको कुछ बता देती हूँ, और अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि मेजर माइनर एनसीज में आप और क्या कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। तो माइनर एनसीज में आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का मिस हो जाना, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में छोटी सी ऑल्ट्रेशन आ जाना, या फिर कोई भी सिंगल इवेंट होता है, जैसे कि मैंने अभी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स के बारे में बताया था कि छोटा सा इवेंट है, सिंगल इवेंट है, बट इस पे आप अगर ज़्यादा जोर देंगे वो चीज़ें क्लैरिफाई हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जैसे लेट्स सपोज कि बायोमेडिकल जो है वो खाली करना रह गया था, जब आपने ऑडिटिंग की तो आपने देखा कि वहाँ पे बायोमेडिकल बेस जो है वो भरा हुआ था, वो खाली नहीं किया है। तो अगर आप उनको एक बार इन्फॉर्मेशन देंगे तो इमीडिएटली वो खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर एनसी नहीं बन सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजर एनसीज की। मेजर एनसीज में मैंने बहुत बड़ी चीज़ अभी आपको बताई कि इक्विपमेंट की कैलिब्रेशंस को नेग्लेक्ट कर देना, कि अगर कोई ऑडिट नहीं कर रहा है तो छोड़ो उसको, कोई ज़रूरत नहीं है उसको करने की, ठीक है। बट नहीं, आपने कैलिब्रेशंस करनी है, वो मेजर एनसीज में गिनी जाती हैं। या आपके सॉफ्टवेयर का डेटा उड़ जाना, ठीक है, जिसका आपने बैकअप ना लिया हो, तो वो आपके क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट सभी को अफेक्ट करेगा, इवन सारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। हाँ, रिकवर हो जाते हैं, उसके भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बट थोड़े टाइम के लिए आपका डेटा तो गया ना सारा, इसीलिए बैकअप्स जनरेट करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मेजर एनसी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का एक साथ मिस हो जाना, या फिर ह्यूज वायलेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे हैं, या फिर क्वालिटी मैनेजर हैं, उनको नहीं पता है कि उनको स्टैंडर्ड को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो वहाँ पे ये गलती हो सकती है। जब भी NABH की इंस्पेक्शन होती है, असेसमेंट होती है, तो एट द एंड असेसर्स एक रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं जिसमें लेवल ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटीज़ लिखी होती है। आप लोग उनको देख के ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली जो भी इंटरनल ऑडिटर्स हैं, जो दूसरे हॉस्पिटल में जाके इंटरनल ऑडिटिंग करते हैं, आपको भी इस तरीके से अपनी रिपोर्ट बनानी है कि आपकी रिपोर्ट सामने वाला पर्सन देखे और उसको सब कुछ इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। उनको पता चल जाए मेजर एनसीज कौन सी है, माइनर एनसीज कौन सी हैं, क्योंकि आपकी एक ऑडिटिंग उनके एक्रेडिटेशन में 100% हेल्प करेगी। तो आपने उनको अपना 100% देना है, अपना बेस्ट देना है, ताकि वो एक्रेडिटेशन अचीव कर सकें, ठीक है। और कोशिश कीजिए मेजर एनसीज को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके, जल्दी से जल्दी आप उस पर करेक्टिव एक्शन लीजिए, क्योंकि इसमें आपकी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकती है, मोर ओवर आपके पेशेंट की सेटिस्फेक्शन ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपके OPD में 100 पेशेंट्स आ रहे हैं तो माइट भी 50 हो जाए, ठीक है। इसीलिए एनसीज, ये स्टैंडर्ड्स इसीलिए दिए जाते हैं, NABH के स्टैंडर्ड्स इसीलिए। अगर वो आप बुक अच्छे से पढ़ लोगे तो इटसेल्फ आपको पूरी मैनेजमेंट समझ आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता सकूँ, ताकि आप लोग जब भी इंटरनल ऑडिटिंग करने कहीं बाहर जाएं तो इजीली अच्छे से रिपोर्ट बना के अपने ओनर को या जिन्होंने आपको बुलाया है उनको दे सकें, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटिंग अपने काम की आप खुद नहीं कर सकते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।